हेलो दोस्तों, अभ्यास एक्स डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है। आज हमारे अभ्यास एक्स एडवांस रिवीजन सीरीज का दूसरा दिन है, जिसकी शुरुआत कल से हो चुकी है और शुरुआत भी एक अच्छे और बढ़िया टॉपिक से, बढ़िया सब्जेक्ट से हुई है, जो है पॉलिटी। पॉलिटी पॉलिटी कल हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स अमेंडमेंट देख लिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के इसके पार्ट 1 को देखें, तब उन्हें पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम आपको कुछ बता देते हैं कि हमारा ये अभ्यास एक्स जो एडवांस रिवीजन सीरीज है, इसके बारे में कुछ बता देते हैं आपको। दरअसल कई लोगों को रिवीजन की समस्या लास्ट टाइम पे बहुत होती है। इस रिवीजन को, आपके रिवीजन को बहुत वेल ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर वे में करने के लिए अभ्यास सक्स लेकर आया है। फ्री में ये बैच है, ठीक है। हम आपके कंप्लीट स्टैटिक सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करा देंगे, 2 टाइम्स रिवाइज कराएंगे, आपके पीवाईक्यू को सॉल्व करवा देंगे, आपकी करंट अफेयर हम उसकी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, करंट अफेयर की उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, आपको मॉक टेस्ट देंगे और रिवीजन डाउट सेशंस भी देंगे। ये एनडीए और सीडीएस दोनों के लिए है, और जो इस बार पेपर देने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, मतलब 2026 वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि हम उसी को लेके चल रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं। और जिनका नेक्स्ट अटेम्प्ट है, उनका रिवाइज है, उनका तैयार है, तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा, तो वो लोग भी देख सकते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम के और अपडेट लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप हैं तो हम हैं। आपका एक सब्सक्राइबर जो अगर बढ़ेंगे हमारे, और ये हो ऐसे कुछ चीज़ें होंगी, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, इनकरेजमेंट मिलेगा, तभी हम और अच्छा गाइडेंस आपको दे सकेंगे और अच्छा काम कर सकेंगे। तो उम्मीद है कि आप इसमें सपोर्ट करेंगे। और ये देखिए, ओरिएंटेशन की वीडियोस हैं जो एनडीए की, सीडीएस की, ठीक है, इन्हें देखिए। कल पॉलिटी की जो क्लास हुई थी उसकी वीडियो है, ठीक है, इसे अटेंड कीजिए। और जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया है वो पार्ट 2 देखें, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट 1 को देखें, तो उन्हें बहुत कुछ क्लियर होगा। तो बाकी इनकी पीडीएफ लेने के लिए और सेशंस के लिंक को लेने के लिए और अदर चीज़ों के अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, ये यहाँ से इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज अपने सेकेंड सीरीज को शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे हम पूरा आपको कोर स्टैटिक जो है उसके नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे, ये देखिए, ठीक है, उसके नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, और उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू है हम आपको उसको दे देंगे। और आपको जब हम ये रिवाइज करा देंगे तो आप देखिएगा, आप अपने आप को जब टेस्ट करेंगे आप पाएंगे कि हमारे पढ़ाने के बाद हम इन पीवाईक्यूज को सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये इन्हीं अप्रोच को फॉलो करना है। चलिए आज शुरू करते हैं। आज हमारा पहला दिन है, और पहले दिन की दूसरा दिन है, और आज शुरुआत हो रही है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान की या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या फीचर है, मतलब उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो पहली विशेषता जो हमें मिलती है वो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, ठीक है। सबसे विश्व में सबसे बड़ा, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें 395 आर्टिकल हैं, जो अब बढ़ करके 470 हो गए हैं। पहले इसे 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और अब क्या है 25 पार्ट्स में, मतलब पहले से तो बड़ा ही था ही, और अब तो और बड़ा हो गया, क्योंकि कल मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। तो उसी अमेंडमेंट के थ्रू ये सारे पार्ट्स जोड़े गए हैं, और सारे नए आर्टिकल्स जोड़े गए हैं, कई शेड्यूल जोड़े गए हैं। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे केवल 8 शेड्यूल ही थे, ठीक, आप सबको पता है। फिर बाद में 4 शेड्यूल और जोड़े गए, और कहाँ कहाँ जोड़े गए, कैसे कैसे जोड़े गए, वो मैंने कल आपको अमेंडमेंट की वीडियो में पढ़ा दिया है। और कुछ जो बचे हुए हैं, या कुछ अगर यहाँ पे आएगा तो वो आपको यहाँ भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था, उसमें प्रियम्बल था, ठीक है, और 395 आर्टिकल थे, उसे 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और 8 शेड्यूल में था। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि प्रियम्बल तो है ही है ये, और आर्टिकल 395 से 470 हो गया, 22 पार्ट्स हो गया, और 8 शेड्यूल से 12 शेड्यूल हो गया। इतना याद रखिएगा। दरअसल वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इन्हीं को घुमा करके, वो पूछ सकते हैं कि 12 शेड्यूल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 9 शेड्यूल है,
ठीक, 9th शेड्यूल है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। वो कहीं से भी आपको इसमें इस इन्फॉर्मेशन से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपको कैसे करना है। दूसरा जो फीचर है, पहला फीचर है कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे आर्टिकल्स हैं और पार्ट्स हैं, ठीक है। दूसरा जो फीचर है इसका, जो इसकी दूसरी विशेषता है वो ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने कई कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज किया, खंगाला और उनकी चीजों को लिया। जैसे ये देखिए, एक इन्फोग्राफ हमने डाला हुआ है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सोर्सेज हैं कि कहाँ कहाँ से लिया गया। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो इन सब से लिया गया है। जो मेजर पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की 1935 एक्ट है, ठीक, यहाँ से लिया गया है। इसमें क्या किया गया है, इसमें गवर्नर जो पावर गवर्नर की है वो लिया गया है, फेडरल स्कीम ली गई है। मतलब फेडरल स्कीम जब भी हम पढ़ेंगे, ये देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो चौथा पार्ट फीचर है वो ये है फेडरल स्कीम या फेडरल सिस्टम। तो ये फेडरल सिस्टम हमारा कहाँ से आया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आया है। ये वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जिसे साइमन कमीशन की काफी जो रिकमेंडेशन थी उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था, ठीक है। तो वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है और इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी था, ठीक है। और स्टिल ये आज भी, अगर आज भी ये होता तो ये आज भी बहुत ही लेंदी होता। हाँ, आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से तो कम ही लेंदी है, लेकिन अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ये फिर भी लेंदी था, कि तब भी इसमें बहुत सारे प्रोविजन थे। तो कई सारे प्रोविजन इसके लेकर के हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया है। और वो कौन कौन से प्रोविजन हैं, तो वो है फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, जुडिशरी। अब जुडिशरी में ये याद रखिएगा कि जुडिशरी जो है वो जुडिशरी केवल स्ट्रक्चर जुडिशरी का लिया गया है। जुडिशल जो इंडिपेंडेंस है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है, वो जो मेनली है वो ली गई है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो याद रखिएगा, जुडिशरी अगर क्वेश्चन में देगा कि जुडिशरी किसके कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, केवल और केवल वो 1935 कॉन्स्टिट्यूशन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई है। लेकिन अगर कहेगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन जो आज हम देखते हैं यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देखते हैं, पीसीएस, तो ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही आया है, ठीक है, 1935। क्या क्या आया है ये याद रखिएगा, वो आपसे वन लाइनर में चीजें पूछ सकता है या स्टेटमेंट में पूछ सकता है। इमरजेंसी प्रोविजन, जैसे अभी इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, ठीक है। तो वो जो इमरजेंसी के प्रोविजन थे वो ऑलरेडी 1935 के कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें भी था, ठीक है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, जैसे जो आईएएस हैं और आज के समय में जो अलग से जो भी प्रोसीजर चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, वो सारे 1935 से ही लिया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिखा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने एक फीचर, अभी इसमें हम और पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री, जो फिफ्थ फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये फीचर भी हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, ठीक है ना। ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये फीचर हमारा कहाँ से है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। ये कहाँ से है हमारा, ये हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, ये हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है। बाकी ये हमारा रूल ऑफ लॉ, जैसे कहते नहीं है कि रूल ऑफ लॉ वायलेशन हो रहा है, तो वो भी कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जैसे कोई ऑर्डिनरी लॉ पास होता है तो उसके जो प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कैबिनेट, जैसे आज देखते हैं कई सारी कैबिनेट, स्टेट की कैबिनेट्स होती हैं गवर्नमेंट की, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट होती है वो कैबिनेट सिस्टम भी यहीं से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, अभी हम यहाँ पे एक फीचर पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब सिटीजनशिप केवल इंडिया की होगी, स्टेट की नहीं होगी, ठीक है ना, सिंगल सिटीजन। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका में दो सिटीजनशिप है, एक वहां के स्टेट की और एक अमेरिका की खुद की, ठीक है, कंट्री की। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपनी यूनिटी को, क्योंकि हम बहुत डाइवर्स कंट्री हैं, हमें अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए और जो रीजनलिज्म और रीजनलिस्टिक जो टेंडेंसी उनको कैप्चर करने के लिए, उनको उनको कम करने के लिए, उनको हटाने के लिए हमने सिंगल सिटीजनशिप लिया है। मतलब सभी लोग एक इक्वल हैं, मतलब किसी भी स्टेट के एक इंडिविजुअल जो वहां पे सिटीजन रह रहा है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, उसके पास पॉलिटिकली या जुडिशरी कोई पर्टिकुलर ज्यादा उसके पास राइट्स ना हो, सबके पास इक्वल राइट्स हो, तो इससे यूनिटी क्रिएट होती है और सबको इक्वलनेस लगता है, ठीक है ना। बाकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं और बाइकैमरलिज्म है। बाइकैमरलिज्म मतलब वही कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक, ये बाइकैमरलिज्म है, ठीक।
कि 2 हाउसेज होंगे, ठीक है। तो ये मेनली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है, यही चीज याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया। बाकी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो अभी कल हमारी वीडियो फंडामेंटल राइट्स पे आएगी, वो फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली कहाँ से लिए गए थे, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक। इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ठीक है, मैंने बताया था कि जुडिशरी, केवल जुडिशरी अगर क्वेश्चन में रहेगा तो वो 1935 के एक्ट से, लेकिन अगर रहेगा कि इंडिपेंडेंस जुडिशरी की, मतलब जैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट है, मतलब उसका एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उस पर जो उस पर उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है ना, उसके काम पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। बाकी जुडिशियल रिव्यू, जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करती है और किसी भी पार्लियामेंट के लॉ को इनवैलिड कर देती है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को इन्वेट करता है, ठीक है। ने केशवानंद भारती केस कल मैंने पढ़ाया था, तो वो एक तरह से आउटकम ही जुडिशियल रिव्यू का, और अभी हम देखेंगे भी उसको, ठीक है। जब हम जजमेंट पढ़ाएंगे तो हम देखेंगे ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जब जजमेंट्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि जजमेंट जो मेनली जजमेंट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, वो जुडिशियल रिव्यू के बेसिस पे ही होते हैं। बाकी इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जो अभी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है, तो वो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट वो मेनली यहीं से लिया गया है। बाकी अभी आपने देखा होगा कि एक जज, हाई कोर्ट के जज हैं, उनका रिमूवल का प्रोसेस ड्यू है, ठीक है, वो होने वाला है। तो वो जो जजेस को हटाने का जो प्रोसेस है वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। जो पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट है वो भी कहाँ से ली गई है, यहीं से ली गई है, ठीक है। और बाकी ये वेमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी की जो वेमर गवर्नमेंट थी उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन लाया था उस पे, तो यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी ये लिया गया है। ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि फंडामेंटल राइट्स जब सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी समय में, वो कहाँ से लिया गया है, तो वो जर्मनी से लिया गया है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। बाकी सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन जो अब रसिया है, उससे मेनली क्या लिया गया है, वहां से लिया गया है ड्यूटीज, जो फंडामेंटल ड्यूटीज कल मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे यहाँ ऐड किया गया है, तो वो मेनली रशिया से ही लिया गया था, यूएसएसआर, तब यूएसएसआर था वो, तो वहां से फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है, ठीक है। बाकी अभी जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में जो आइडल्स ऑफ द जस्टिस है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, प्रियम्बल में जो भी चीजें हमें आइडल्स मिलेंगे, जैसे जस्टिस का आइडल मिलेगा, तो वो कहाँ से लिया गया है, वो सोवियत यूनियन से लिया गया है। वहीं अगर प्रियम्बल में हमें जो लिबर्टी और इक्वालिटी का आइडल्स मिलेगा, तो वो कहाँ से लिया गया है, वो देखिए यहाँ, द आइडल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अभी जब हम प्रियम्बल अभी कुछ देर बाद आपको पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे कि ये सारे आइडल्स उसमें हैं, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, इनका मतलब भी आपको बताएंगे हम वहीं पर। तो ये कहाँ से, ये फ्रेंच से लिए गए हैं, और ये जस्टिस वाला कहाँ से लिया गया है, ये यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। इतना हो गया। बाकी साउथ अफ्रीका से हमें पता ही है कि जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, कल हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट पढ़ाया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट में हमने आपको प्रोसीजर भी पढ़ाया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाकर के प्लीज जाकर उस वीडियो को देखें, वो यहाँ पे चीजें और कनेक्ट लगेंगी, ठीक है। तो जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ठीक है, वो वहीं से लिया गया है, कहाँ से, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। बाकी राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है, क्या मैनर होता है, क्या प्रोसीजर होता है, वो सारा भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। बाकी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देखिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को उठाएगा और वो आपसे पूछ लेगा कि ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है वो कहाँ से लिया गया है, तो इसको एक एक को ठीक से याद करिएगा, ठीक है ना, इसीलिए ये क्लास है, ठीक है। बाकी डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आयरिश से, ठीक, बता दिया। बाकी नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। राज्यसभा के जो मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, कमेंट में बताइए मुझे कि कितने मेंबर को राज्यसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है, क्या एरिया है। तो जो नॉमिनेट करता है उसका प्रोविजन कि कैसे नॉमिनेट करेगा, ये नॉमिनेट करेगा, ठीक है। ये नॉमिनेशन का जो मेंबर का होता है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया। वही मैंने अभी आपको बताया है कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जिनका इलेक्शन होता है राज्यसभा के, वो साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो ये यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। दूसरा, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बड़ी चीज ली गई है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। हम बात अभी देखेंगे तो हम फेडरलिज्म की बात करेंगे, जो हमारा फोर्थ फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां पे हम फेडरलिज्म की बात करेंगे ना,
तो फेडरलिज्म में हम फेडरल नेशन तो हैं जिसके कुछ फीचर हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन फेडरलिज्म के जो फेडरेशन है और या हमारा फेडरलिज्म है, हम उसमें भी यूनिटरी प्रोविजंस दिखने को मिलते हैं, वहां फीचर देखने को मिलते हैं। तो वो जो फीचर है ना यूनिटरी वाले, वो मेनली कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं। इस चीज को याद रखिएगा। वो क्या क्या है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा। भाई फेडरलिज्म क्या है? एक सेंटर, एक स्टेट और सेंटर, ठीक, दोनों के बीच में रिटन पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, दोनों अपने पर्टिकुलर एरिया इनका डिफाइन होता है पावर का, वहीं पे अपने फंक्शन करते हैं और दोनों ऑटोनोमस फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है, ऑटोनोमस फंक्शनिंग होती है। तो यही फेडरलिज्म है। लेकिन फिर भी फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, लेकिन फिर भी उसमें यूनिटरी फीचर मिलते हैं, अभी हम देखेंगे। ठीक, तो वो कहां से आ रहे हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन कनाडा के आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि रेसिडुअरी पावर उन्हीं में ही है। और दूसरा जो फीचर जो सेंटर को और स्ट्रॉन्ग कर देता है, अपॉइंट करेगा सेंटर स्टेट के गवर्नर को। आप देखते नहीं है कितना टसल चलता है स्टेट्स के और सेंटर के बीच में, गवर्नर्स को लेकर के। तो स्टेट सेंटर यहीं पे मजबूत हो जाता है गवर्नर्स को लेकर के, क्योंकि गवर्नर्स के पास स्टेट में बहुत पावर होती है। ऑल दो उनके पास डायरेक्ट पावर नहीं होती, क्योंकि उनकी पावर जो उनको दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इनडायरेक्टली यूज की जाती है उनके थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय दी सीएम्स, लेकिन फिर भी उनके पास जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो बहुत बड़ी है। उसका कई बार ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि सेंटर उसका मिसयूज कर रहा है। तो ये जो यूनिटरी प्रोविजन या सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, वो ये भी है। तो आप देख रहे हैं ना कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सेंट्रलाइजेशन की है, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसे ही अपनाया जब उन्हें सेंटर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना था, ये जरूरी भी था। ठीक है, सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, इसी को याद रखिएगा। बाकी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या किया? कंकरेंट लिस्ट। अभी हम जब शेड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें एक होगी यूनिटरी लिस्ट और एक होगी स्टेट लिस्ट, सॉरी यूनियन लिस्ट, और एक होगी स्टेट लिस्ट और एक होगी कंकरेंट लिस्ट। वो कंकरेंट लिस्ट कहां से आई? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड जब हम पढ़ेंगे, और कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। भाई आज हम यूपी के रहने वाले हैं और हमारा ट्रक विथाउट एनी इंटरफेरेंसेस, विथाउट एनी हेजल, वो पंजाब में जा सकता है, हरियाणा में जा सकता है, किसी भी जगह जा सकता है और कहीं पे जाकर के हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसी वजह से होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से एक इस प्रोविजन को ले लिया। क्या? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इसी से यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन हो रही है, कि कल को अगर हमने स्टेट्स के बॉर्डर को ही सील करना शुरू कर दिया इंटरस्टेट ट्रेड के लिए, तो फिर काहे की यूनिटी रह जाएगी भाई? रीजनलिज्म उड़ जाएगा। और हाँ, ये है कि कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ज्वाइंट सिटिंग, कई बार आपने पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़ा होगा कि ज्वाइंट सिटिंग होती है जब कभी डिसएग्रीमेंट हो जाता है। मोस्टली जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो ऑर्डिनरी लॉ के केस में होती है और फाइनेंस लॉ के केस में होती है। कल जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इस केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं है। ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस जो बिल होते हैं उसमें ही ज्वाइंट सेटिंग होती है। तो वो ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन कहां से आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही आ रहा है। इस चीज को याद रखिएगा। बाकी फ्रेंच हमने देख लिया कि आइडल्स हमको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी मिल रहे हैं। बाकी जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, जब मैं आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा। तो विदाउट एनी वरी आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक एक चीज को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर पे। जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। कल जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन आपको अमेंडमेंट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए भी बहुत इजी नहीं है। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना इजीली अमेंड हो सकता है और ना इतना रिजिड भी है कि वो बहुत ज्यादा ही पावर लगे। मतलब कुछ प्रोविजन इसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे हैं जो इजीली अमेंड हो जाएंगे, मतलब उनमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, और 50% ऐसे पार्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इतने प्रोविजंस हैं। लेकिन बहुत से पार्ट हैं जो रिजिड हैं। ठीक है, रिजिड है। ये मैंने कल की वीडियो में बताया है, तो जिनको कनेक्शन नहीं हो रहा है वो जाकर के प्लीज उस वीडियो को देखें तो आपको और समझ में आएगा। कुछ पार्ट रिजिड हैं, वहां पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक,
और कुछ केसेस में जो फेडरल के स्ट्रक्चर को अगर हम अमेंड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमें स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हाउस के, पार्लियामेंट के, बोथ हाउस के साथ साथ हमें हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का रेक्टिफिकेशन भी चाहिए। तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर बना देते हैं, कई कई प्रोविजन को अमेंड करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, कुछ बहुत इजीली हो जाते हैं। तो कौन से कॉम्प्लेक्स से होते हैं, कौन से इजीली होते हैं, कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, तो याद रखिएगा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है, मतलब सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ बोथ। ये यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत रिजिड है कॉन्स्टिट्यूशन कमेंट करना, और यूके का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है। पार्लियामेंट वहां की कुछ भी कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के कोर को यहाँ तक खत्म कर सकती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो नहीं समझ पाए हैं वो एक बार वीडियो देखे तो उन्हें और क्लियर हो जाएगा। बाकी फेडरल फीचर अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि फेडरेशन वाला कनाडा के समय में, तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, वही चीज यहाँ पे आ रही है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम को लेकर चलता है विथ यूनिटरी बायसनेस। तो आप देखा ना यहाँ पे, इसी यूनिटरी बायसेंस की बात हो रही है कि सेंट्रल स्ट्रांग को बना दिया गया, सेंट्रल को स्ट्रांग बना दिया गया, उसको रेसिडरी पावर दी गई है, और अपॉइंटमेंट की सेंटर ही करेगा गवर्नर्स को, जो गवर्नर मेनली पावर होते हैं स्टेट में। तो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश करता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब ये फेडरलिज्म, जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसके कुछ फीचर्स हैं जो हमने आपको यहाँ पे दे दिया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। एक फीचर इसमें क्या है, ये रिजिड है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। भाई फेडरलिज्म तभी होगा जब चीजें ज्यादा सेंटर के फेवर में ना हो करके, मतलब सेंटर के फेवर में तो हो लेकिन स्टेट के फेवर में भी हो, मतलब दोनों में अगर अच्छे तरीके से बोले तो बैलेंस होना चाहिए, मतलब सेंटर स्टेट को पूरी तरीके से उसकी ऑटोनॉमी को हार्म ना पहुंचा सके, ठीक। तो ये कैसे होगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब इजीली अमेंड नहीं होगा, कल को अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे, जो लोकसभा चाहे, वो इजीली एक छोटा सा अमेंडमेंट ला करके स्टेट गवर्नमेंट की एक पावर को कम कर दे, मतलब 7th शेड्यूल में अमेंडमेंट करे, अगर 7th शेड्यूल में अमेंडमेंट करने जाए और स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स को वो यूनियन लिस्ट में ले आए, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे स्टेट की पावर कम हो जाएगी, गिर जाएगी। इस चीज को खत्म करने के लिए, इस चीज को ना होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया कि जो फेडरल, क्योंकि ये फेडरल फीचर है, यहाँ पे दोनों स्टेट और यूनियन लिस्ट दोनों हैं, इस चीज को करने के लिए, अमेंड करने के लिए प्रोविजन में हाफ ऑफ द स्टेट का रेक्टिफिकेशन भी चाहिए होता है, कल मैंने पढ़ाया था। तो ये एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर सेंटर ये करने लगा तो स्टेट की ऑटोनॉमी गई, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है वही फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को लेके चलता है। दूसरा क्या है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी। भाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी स्टेट्स के राइट्स को बचाएगी, फेडरलिज्म को मजबूत करके रखेगी। भाई बाइकैमरलिज्म, भाई आपने पढ़ा होगा कि राज्यसभा, मोस्टली नहीं पढ़ा है अभी 8th शेड्यूल, जब अभी मैं आपको 4th शेड्यूल पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि मेनली जो राज्यसभा है वो स्टेट्स के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्टेट के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव। तो अगेन बाइकैमरलिज्म के थ्रू भी स्टेट का इंटरेस्ट सेव हो रहा है। तो जो कुछ भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के इंटरेस्ट को सेव करते हैं वो फेडरल हैं। एक इस की टर्म को याद रखिएगा, की लाइन को याद रखिएगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अब सेंटर कहते हैं कि सब कुछ पावर हमारे पास है, स्टेट के पास नहीं है, तो भाई ये भी नहीं होगा ना। तो जब जब डिसेंट्रलाइजेशन है तो भाई फेडरल है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन की केवल सेंट्रलाइजेशन होगा, मान लो मैं डी हटा दूं, केवल सेंट्रलाइजेशन होगा, तो ये भाई यूनिटरी प्रोविजन हो जाएगा। अभी हम देखेंगे, ये देखिए कि यूनिटरी प्रोविजंस क्या क्या है, नॉन फेडरल या यूनिटरी प्रोविजंस, ये यूनिटरी प्रोविजन अभी देखेंगे। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो सब कुछ डिस्क्राइब होगा कि भाई इनकी इतनी पावर है, इनकी इतनी पावर है, इनकी इतनी पावर है, कहीं से बैटल नहीं होगा, सेंटर किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगी, तो इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी जरूरी है। तो फेडरल फीचर तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ही है, ठीक है, साथ में लेकिन कुछ प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी भी हैं। वो कौन से हैं, सिंगल सिटीजनशिप, मतलब स्टेट की नहीं है सिटीजनशिप, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर, किसके पास स्ट्रॉन्ग सेंटर का प्रोविजन कहां से लिया हमने, कनाडा, ये कनाडा से लिया, ठीक है। बाकी इमरजेंसी प्रोविजन, अभी जब मैं आपको इमरजेंसी पढ़ाऊंगा तो इमरजेंसी में बताऊंगा कि इमरजेंसी के समय में कैसे स्टेट की पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, ठीक है, कंट्री पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो जाती है, और यूनिटरी फेडरल स्ट्रक्चर की जगह पूरा सिस्टम यूनिटरी हो जाता है, ठीक है, एक झटके में हो जाता है। नो इक्वालिटी इन रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सिंगल सिटीजन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, भाई सुप्रीम कोर्ट की सारे लॉ को देखेगा, ऑल इंडिया सर्विसेज,
ठीक है। बाकी याद रखिएगा जो कैग है वो सबका कॉन्स्टिट्यूशन के अकाउंट क्रेडिट करता है, स्टेट के पास सेपरेट नहीं है। जो मेनली ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल सिटीजनशिप है और इमरजेंसी प्रोविजन है। ठीक है। बाकी ऑल इंडिया सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है कि ये सेंटर ही करता है और ये स्टेट में रन करते हैं। ठीक है ना। बाकी एक चीज ये भी याद रखिएगा, जो फेडरेशन जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी लिखा नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है। हम कैसे पहचान रहे हैं कि हमारी सिस्टम जो गवर्नमेंट का है वो फेडरलिज्म है? क्योंकि इन प्रोविजंस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिटर्न है, जो जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। अभी हमने देखा कि हमने यूएस की इंडिपेंडेंट जुडिशरी के प्रोविजन को ही लिया है, तो जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो ये जो प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारे प्रोविजन हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हम यूनिटरी ना करके उसको फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। बाकी कुछ प्रोविजन हमारे जो यूनिटरी हैं वो हमारे ये हैं जो आप ये सब देख रहे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है। बाकी कहीं पे भी हमारा ये लिखा नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अब ये कुछ कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं जो कुछ स्कॉलर्स ने दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। वो ये है कि भाई बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, तो ये मॉरिस जोन्स ने कहा है। ये केसी वेयर्स का याद रखना, कई बार सीडीएस क्वेश्चन में किसने क्या कहा है इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, एक बार आ चुका है क्वेश्चन। तो क्वासी फेडरल है, तो किसने कहा है? केसी वेयर ने कहा है, इसी को याद रखिएगा। बाकी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर चलता है, ये किसने कहा है? ये ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले वाले को नहीं भी करोगे चलेगा, इसको इसको। और आइवर्जेनिक्स जो कह रहे हैं कि फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, मतलब ये पूरी तरीके से इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, सिस्टम को। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायसनेस, वही चीज यहां भी कह रहा है कि फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, और सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मतलब क्या है? यूनिटरी, मतलब सेंट्रल पावरफुल है। तो ये आइवर्जेनिक्स ने कहा है, जेनिंग्स ने कहा है, इसको याद रखेगा। बाकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अभी हमने देखा है कि ये जो हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटिश का, उसमें से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया है, ये देखिए। ठीक। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक। अब एक्चुअली में जो लोग नए हैं, जो लोगों ने शुरुआत की, उनके लिए मैं 1 मिनट में बता देता हूँ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है। ठीक है। जिनको पता है उनका भी रिवाइज हो जाएगा। दरअसल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एक सिस्टम होता है, गवर्नमेंट के 2 सिस्टम चलते हैं, एक है प्रेसिडेंशियल सिस्टम और दूसरा होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक। क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। ये हमने आपको कंपैरिजन दे दिया है, जिनका बेसिक थोड़ा सा वो है। ये देखिए डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, बाद में आप देख लीजिएगा। डिफरेंस क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पे जो एग्जीक्यूटिव होता है और लेजिस्लेचर होता है, उनमें ज्यादा जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है वो नहीं होता है। वो दोनों लगभग क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंस होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। वहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर जो होता है और एग्जीक्यूटिव होता है, दोनों इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। इंडिया में इंडिपेंडेंट ये लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव कैसे इंटरडिपेंडेंट है मैं दिखाता हूँ आपको। इंडिया में जो पीएम मोदी हैं वो एमपी हैं, ठीक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके। लेकिन तो अब एमपी हैं तो ये क्या हो गए? ये लेजिस्लेचर के हो गए पार्ट, इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। लेकिन सेम टाइम ये कंट्री के पीएम भी तो है ना, और पीएम कौन होता है? एग्जीक्यूटिव मेंबर। लेजिस्लेचर का जो मेंबर है वो एग्जीक्यूटिव भी तो हो गया ना, और दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो दिस इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है। वहीं अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म के गवर्नमेंट के फीचर की बात करें तो क्या होगा, अभी हम आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म की गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो होती है उसका फीचर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, जैसे यूएस का ले लो, यूएसए का ले लो, उसमें जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो वो प्रेसिडेंट तो हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव के पार्ट तो हैं, एग्जीक्यूटिव हेड तो हैं, लेकिन स्टिल वो किसी भी, ना तो वो सीनेट के पार्ट हैं और ना वो कांग्रेस के पार्ट हैं। वो किसी के पार्ट नहीं है, मतलब किसी के मेंबर नहीं है, मेंबर नहीं है ये, मेंबर नहीं है। देख रहे हैं ना, वहां पीएम हमारे दोनों के पार्ट हैं और इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं है यहाँ पर।
तो ये डिफरेंस को डिफरेंस होता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है किसके बीच में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो कई लोगों ने इस बात को उठाया कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म की जगह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेना चाहिए, लेकिन बाबा साहब और अदर इंटेलेक्चुअल जो मेंबर थे उन्होंने कहा नहीं, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, क्योंकि दरअसल 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है और अदर जो उसमें चल रहा था, तो उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो हमें लगभग 20 से 21 साल का एक्सपीरियंस था, क्योंकि 1919 में ही इंट्रोड्यूस स्टेट लेवल पे कर दिया गया था, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। तो इसलिए जो जब इस चीज का एक्सपीरियंस था तो सभी लोगों ने कहा कि भाई हमें इसका एक्सपीरियंस है और ये हमारे नेशन को सूट भी करता है, क्योंकि यहाँ सबके एस्पिरेशंस चलते हैं, भाई कोई भी पर्सन पीएम बन सकता है, कोई भी पर्सन मिनिस्टर बन सकता है, इसलिए इसको लिया गया। अब देखिए, आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी की जो गवर्नमेंट होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक। लेकिन हाँ, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है। हमने अभी पढ़ा है ना आपको कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। बाकी ये यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंस ऑफ सिस्टम में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इंडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर से, इनमें कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। बाकी अदर फीचर जो क्या है, अदर फीचर जो पार्लियामेंट्री और एग्जीक्यूटिव फॉर्म गवर्नमेंट की, प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट की है, वो है यहाँ डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब कि एक तो पीएम होंगे, दूसरे प्रेसिडेंट होंगे, तो डुअल एग्जीक्यूटिव होगा। यहाँ सिंगल होंगे, केवल प्रेसिडेंट होंगे, ठीक। अकाउंटेबिलिटी क्या है, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी है लेजिस्लेचर को, और दैट इज लोकसभा, ठीक। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को कोई अकाउंटेबिलिटी, भाई जब डोनाल्ड ट्रम्प मेंबर ही नहीं है लेजिस्लेचर के तो वो काहे अकाउंटेबिलिटी करेंगे, और वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पावर सेंट्रलाइज है, यहाँ डिवाइडेड है पावर, ठीक है। मिनिस्टर, ओनली मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, ठीक, ये याद रखिएगा, वही रह सकता है। अपॉइंट तो किसी को भी किया जा सकता है, इस चीज को याद रखिएगा, अपॉइंट तो जो मेंबर नहीं है उसे भी किया सकता है, लेकिन वो केवल 6 मंथ के लिए ही होगा। जब आप पॉलिटी वही पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब आपको उसमें बताऊंगा, 6 मंथ के लिए किया जा सकता है जो मेंबर नहीं भी है, लेकिन उसे 6 मंथ के अंदर किसी भी हाउस की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, पर्सन जो आउटसाइड लेजिस्लेचर है वो भी अपॉइंट कर सकता है मिनिस्टर्स को, और आप देखते हैं यहाँ पे वो जनरली सेक्रेटरी होते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पसंदीदा लोगों को किया है जो शायद मोस्टली इलेक्टेड भी नहीं है, जो अभी इलेक्शन हुए हैं। बाकी ये सब चीजें देख लीजिएगा कि सॉरी, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेगा प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, ठीक है। बाकी यहाँ के प्रेसिडेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये था, ठीक, ये था। तो इंडिया में क्या किया, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट को स्टेट और सेंटर दोनों में लाया गया है। इवन दो द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज लार्जली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न, मैंने आपको बताया अभी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा वो ब्रिटिश पैटर्न पे बना हुआ है, अभी मैंने आपको बताया है। लेकिन फिर भी वो कुछ अलग डिफरेंसेस लेके चलता है। कमेंट करके मुझे बताइए कि वो डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। जब हम आपको एक्सक्लूसिवली इस टॉपिक को और पढ़ाएंगे तब आपको डिफरेंसेस बताएंगे, जिन्हें पता है वो कमेंट करके बताएं। बाकी ये फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब आप ये देख लीजिएगा, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है और रियल एग्जीक्यूटिव है। जो अभी आपने देखा ना डुअल एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे वही डुअल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हो गया, रियल एग्जीक्यूटिव पीएम हो गया। डुअल मेंबरशिप देखा ना कि पीएम हमारे जो है एमपी भी हैं और पीएम हमारे और पीएम भी हैं, पीएम हमारे एमपी भी हैं और पीएम भी हैं, जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, जो लेजिस्लेचर का पार्ट है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम दोनों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा पर। मेजोरिटी पार्टी रूल देखा है, मोदी साहब जीते हैं तो वही गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है तो उन्हीं का ही रूल है। प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है, बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर होता है, नो फिक्स टर्म। आज अगर कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए और हाउस में उनका कॉन्फिडेंस नहीं हो तो आज भी गवर्नमेंट तुरंत गिर जाएगी, तो कोई फिक्स टर्म नहीं है, ठीक, ये हो गया। अब सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री, छठा जो फीचर है वो सिंथेसिस ऑफ द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। भाई अब इसका क्या मतलब है, देखिए दरअसल बात क्या है, जब मैंने आपको अभी अमेंडमेंट बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो सिंथेसिस है, मतलब रिजिड भी नहीं है ज्यादा और ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं है। वहीं जब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैंने की थी तो मैंने बताया था कि वो काफी फ्लेक्सिबल है और यूएस का रिजिड है, ठीक। तो जिस नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन को इजिली अमेंड किया जा सकता है, मतलब अमेंड करना फ्लेक्सिबल है, वहां पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी चलेगी। तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन
इजिली अमेंड किया जा सकता है वहां की पार्लियामेंट के थ्रू। तो वहां पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी चलती है, मतलब पार्लियामेंट्री की वहां पे, पार्लियामेंट की वहां पे सॉवरेंटी होती है, ना कि जुडिशरी की, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होती है। तो यूके में ये सॉवरेंटी वहां की पार्लियामेंट की, वहां की पार्लियामेंट, एक स्कॉलर ने लिखा है कि यूके की पार्लियामेंट चाहे वो कुछ भी कर सकती है, लड़के को लड़का कर सकती है, लड़के को लड़की बना सकती है और लड़की को लड़का बना सकती है। ये सब कही जाती हैं बातें, क्योंकि बहुत पावरफुल है। वहां की जुडिशरी भी इतनी पावरफुल नहीं है, ठीक है ना। अगर पार्लियामेंट ने कुछ कह दिया तो वो बात सही हो जाएगी, जुडिशरी भी उसको कवर नहीं कर सकती, क्योंकि जुडिशरी की वहां पे इंडिपेंडेंस इतनी नहीं है, और ना ही जुडिशियल रिव्यू चलता है जो यहाँ हमारे यहाँ चलता है और यूएस के यहाँ चलता है। जुडिशियल रिव्यू मैंने अभी जब सोर्स बताया था आपको, बताया था कि कहाँ से लिया गया, वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है, ठीक है। तो यूके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यूके का जो सिस्टम है वो कैसा है, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी चलती है। हमारे यहाँ क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है। यूएस में क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है। भाई जुडिशरी चाहे तो किसी भी लॉ को क्या कर सकती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, किसके थ्रू, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू, ठीक। तो जुडिशियल सुप्रीमेसी है। अब इस पे थोड़ी सी देखो बात जो मैंने आपको बताई है, वही देखिए बात यहाँ पे आ गई कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री सॉवरेन सुप्रीमेसी व्हाइल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जुडिशियल सुप्रीमेसी, बट द फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके सिंथेसिस को लिया है। मतलब यहाँ इंडिया में जो पार्लियामेंट्री भी सॉवरेन है और जुडिशियल सुप्रीमेसी। जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट पढ़ाया तो वहां मैंने बताया कि पार्लियामेंट भी पावर है, पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, और जुडिशरी भी चाहे तो किसी भी पार्ट, जो किसी भी लॉ है पार्लियामेंट के बनाया द्वारा, उसे इनवैलिड कर सकती है, ठीक है। वो दोनों ही लिया गया, दोनों का ही फीचर है, कोई एक्सट्रीम में नहीं गए हैं हम लोग, किसी भी एक्सट्रीम में नहीं गए हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही, कई कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करके जो अभी आप देख रहे हैं, इन सब के कम से कम ने तो हंड्रेड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, उन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने। दैट्स व्हाई 2 ईयर, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए, समझ रहे हैं। वो इसलिए है, ठीक है। बाकी जो अगला फीचर है वो ये है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमें कमेंट करके बताइए, जिन्होंने अभी यहाँ तुरंत मैंने रिवाइज किया, वो कहाँ से लिया गया है, ठीक। बाकी इंटीग्रेटेड जुडिशरी, भाई ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, ये जुडिशरी इंडिपेंडेंस पता है ना, कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, उस पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जुडिशरी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस है। जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा तो उस चीज को और बताऊंगा डिटेल में। ये हायरार्की है स्टेट्स के, जो कोर्ट्स होते हैं उनकी, सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। कोर्ट पढ़ाएंगे तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको बताएंगे जो रेलेवेंट होगा। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है, इन्फोर्स करता है बोथ सेंटर एंड स्टेट लॉ। इंटीग्रेटेड क्यों है, कि सुप्रीम कोर्ट दोनों के लॉ को ही अमेंड करता है। और हाँ, अगेन दिस इंटीग्रेटेड जुडिशरी यूनिटरी फीचर को बना देता है, क्योंकि भाई वही एक इंस्टीट्यूशन है जो सेंटर के लॉ को भी इन्फोर्स करवा रही है, वही जो है वो स्टेट के लॉ को भी कर रही है। तो स्टेट के लिए कोई सेपरेट वैसा है नहीं, एचसी है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट का जो सेंटर का जो जुडिशरी है, सेंट्रल जुडिशरी है, वो यहाँ पर इन्फोर्स करवा रही है, इसलिए थोड़ा सा यूनिटरी ये माना जाता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी जो फीचर है वो क्या है, यूनिटरी है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये फेडरल फीचर है, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने नए फीचर पर, जो है 8th फीचर, और हमारा 8th फीचर है फंडामेंटल राइट्स। मैं आपको इसके बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि कल हमारी इस पे वीडियो आने वाली है जिसपे डिटेल से होगा। डीपीएसपी पे वीडियो आएगी, फंडामेंटल राइट्स पे, फंडामेंटल ड्यूटीज पे आएगी, सॉरी। तो इनको हम उसी में डिक्लेयर करेंगे, उसी में डिस्कस करेंगे। बाकी सेक्युलर स्टेट है हमारी कंट्री, जो सेक्युलर फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में भी दिखेगा। अच्छा, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। सेक्युलर का मतलब क्या होता है, कि जो गवर्नमेंट है, जो उसके इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया या इलेक्शन कमीशन हो गया, इवन जो स्टेचुरी बॉडीज हैं, जैसे मान लीजिए आप सीवीसी हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, ईडी हो गया, कुछ भी, कोई भी जो गवर्नमेंट है, स्कूल्स भी गवर्नमेंट के, वो अपहोल्ड करेंगे, वो अपहोल्ड नहीं करेंगे एनी रिलीजन को, मतलब कोई भी रिलीजन एक्टिविटी नहीं करेंगे वो, और ना ही रिलीजन को कोई प्रमोट करेंगे, ठीक है। कोई भी ऑफिशियल रिलीजन स्टेट का नहीं होगा, ठीक, ना तो स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन होगा, स्टेट रिलीजन से दूर रहेगा, ठीक है, और ना उसका कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, ठीक है, ना रिलीजन को इंस्टीट्यूशन में प्रमोट करेगा। हमारे कल्चर को प्रमोट करना जरूरी है,
कल्चर को हम प्रमोट कर सकते हैं। अब कल्चर के नाम पे आप स्टेट को रिलीजन वाला मत कनेक्ट कीजिएगा। जो कुछ चीजें स्कूलों में होती है, हॉस्पिटल्स में होती है, वो कल्चर के नाम पे होती हैं, ठीक है, इस चीज का याद रखिएगा। बाकी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, और जिन स्टेट्स में रिलीजन बताया जाए, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का इस्लाम है, वो डिक्लेयर इस्लामिक नेशन है, ठीक, तो वो सेक्युलर नहीं है, क्योंकि वहां पे डिक्लेयर कर दिया गया कि हम क्या हैं, हम सेक्युलर नहीं है। और ये सेक्युलर टर्म ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, और सॉरी, प्रियम्बल में नहीं था। प्रियम्बल में ये 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डाला गया है। ये मैंने कल की वीडियो में पढ़ा दिया है, दोबारा कवर कर दिया है, इसको देख लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है, क्योंकि अमेंडमेंट आपके क्वेश्चन आते हैं, और ये पूछा जा सकता है कि सेक्युलर जो पार्ट, जो टर्म है प्रियम्बल में, वो किसके थ्रू जोड़ा गया है, तो इसके थ्रू जोड़ा गया है। डिटेल में अभी जब मैं प्रियम्बल आपको इसके थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूँ, तो उसमें और डिटेल से बताऊंगा। बाकी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 18 साल उम्र है, पहले 21 थी, किस अमेंडमेंट के थ्रू कम की गई है, ये मुझे बताइए। सिंगल सिटीजनशिप अभी बता दिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबल द इंडिपेंडेंट बॉडीज एज द की पिलर सेफगार्डिंग द, वही है, इंडिपेंडेंट बॉडीज भी हैं हमारी कुछ, ठीक, इंडिपेंडेंट बॉडीज की यहाँ बात होगी। और इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, कुछ हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, उन इमरजेंसी प्रोविजंस में हम बात करेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करेंगे, ठीक है। जब हम इसकी वीडियो लेकर आएंगे तो इस वीडियो में बताएंगे कि इमरजेंसी प्रोविजंस का क्या क्या है, ठीक। थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट, ये थ्री टायर ऑफ गवर्नमेंट जब पंचायती पढ़ाएंगे, आपको पंचायती राज पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे कि वो कैसे चल रहा है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, पहले सेकंड नंबर पे स्टेट है, सेंटर है, स्टेट है, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। बाकी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इसके बारे में भी कल मैंने आपको बता दिया है क्या नहीं है, कल की वीडियो में जाके देख लीजिए इसे, ठीक। तो इस तरह से हमारा ये साइलेंट फीचर खत्म हो गया, और मात्र 2 पन्नों में आपका ये साइलेंट फीचर आ गया है। ये समझ लीजिए एक तरह से आपको नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा आपका। लगभग जो लक्ष्मीकांत में आप इस चीज को कवर किया गया है, वो 3 से 4 पेजों में किया गया, 5 से 6 पेजों में, वो भी भर भर के किया गया है। ये आपको टू द पॉइंट चीजें मिल रही हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और इसे ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे शेड्यूल्स। शेड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके पेपर में आते हैं, हर साल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा पॉलिटी में। तो अब शेड्यूल पे बात करेंगे। शेड्यूल जनरली, कल भी मैंने बताया था आपको कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल थे, अभी भी मैंने जब आपको साइलेंट फीचर पढ़ाया तो मैंने बताया था कि लेंथीएस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उस पार्ट में मैंने बताया था कि 8 शेड्यूल ओरिजिनली थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर अब कितने हैं, अब 12 हैं। कैसे कैसे ऐड किए गए हैं वो कल हमने डिस्कस किया। अब हम एक एक शेड्यूल को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहले शेड्यूल में क्या है, पहले शेड्यूल में नेम बताया गया है। देखिए शेड्यूल में क्या बताया जाता है कि वहां पे जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, उस सब्जेक्ट की डिटेल दी जाती है, ठीक। जैसे स्टेट है, यूपी बिहार, इन सबके स्टेट हैं। यूनियन टेरिटरी जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इनका नाम इसमें है, इस फर्स्ट शेड्यूल। अगर आप इनका नाम जानना चाहते हैं, इनके नाम के बारे में, इनका कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंशन है, इनका जुरिडिक्शन कहाँ से कहाँ तक, मतलब इनकी लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ये सब डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, फर्स्ट शेड्यूल में मिलेगी, ठीक। सेकंड शेड्यूल क्या बताता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपसे, वो कह देगा कि ये चीज या तो ये दे देगा आपको, कहेगा ये किस शेड्यूल में है, या तो फर्स्ट शेड्यूल दे देगा और कहेगा फर्स्ट शेड्यूल का रेफरेंस कैसे है। जैसे ये देखिए क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 8 शेड्यूल दे देगा और कहेगा वो किसका मतलब है, उसमें कौन सी भाषा ऐड की गई है। या ऐसे दे देगा ये शेड्यूल 7 शेड्यूल में या कैसे कैसे है, तो आपको वो कुछ भी एक दे देगा दोनों में से और कहेगा इसके बारे में बताइए। सेकंड शेड्यूल में क्या है, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट, ठीक। ये इन लोगों की पोस्ट के बारे में दिया गया है। अलाउंसेस मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, स्पीकर और जजेस और कैग के, इनकी जो पोस्ट हैं, इनके जो अलाउंसेस इनको मिलते हैं, ठीक। इनको जो प्रिविलेजेस हैं सर्विस के दौरान, इमोल्यूमेंट्स हैं, इन सब की जो डिटेल है वो सेकंड शेड्यूल में दी गई है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो इनकी डिटेल कहाँ दी गई है, प्रिविलेजेस और अलाउंसेस की, सेकंड शेड्यूल में। अच्छा, स्टेट्स के नाम और उनकी जुरिडिक्शन कहाँ पे हैं, फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक। इतना याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक। इनके अलाउंसेस, इनके ये चीजें हमें इसमें मिलती है। अब ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, यूपीएससी क्या करेगा, सीडीएस क्या करेगा पेपर में आपसे, कि इनको इंटरचेंज कर देगा। मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट और गवर्नर दे देगा और गवर्नर की जगह कुछ और नाम दे देगा, या हैफेजेड वो कुछ भी नाम दे देगा, ठीक है। आपको याद रखना है किसका किसका है। जैसे मैं आपको बताऊं अभी कि जैसे ये देखिए, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा,
ये चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। इस चीज को याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत कभी करिएगा, और पेपर में वैसे घुमा सकता है कि कह देगा कि जो सेकंड शेड्यूल है उसमें वाइस प्रेसिडेंट को भी अलाउंसेस दिए जाते हैं। नो, सेकंड शेड्यूल में वाइस प्रेसिडेंट को नहीं दिए जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को एज अ चेयरमैन दिया जाता है इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस। एज अ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं, एज अ चेयरमैन उसे मिलता है ये सब। बाकी डिप्टी चेयरमैन को तो मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पे वो आपको नाम को चेंज, पोस्ट को चेंज करके कह देगा कि बताओ इनका किस किसका है, और आप अगर सही से रिवाइज नहीं करेंगे इन पोस्टों को तो रह जाएंगे। टू द पॉइंट में चीजें दे रहा हूँ, इनको देख लीजिए। स्पीकर हो गया और डिप्टी स्पीकर हो गया लोकसभा के। लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सेम है, वहां पे भी स्पीकर होता है स्टेट के, तो उनका भी यहीं पे होगा। ठीक है, जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनके भी जो प्रिविलेजेस हैं और अलाउंसेस हैं वो इसमें कवर होते हैं। बाकी थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी क्या करती है, वो कंटेन करती है फॉर्म ऑफ द ओथ और अफर्मेशन। देखते नहीं आप, जब नए सीजीआई अपॉइंट होते हैं या प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उनको ओथ कराई जाती है ना, अफर्मेशन कराई जाती है। तो वो ओथ अफर्मेशन कहाँ से आ रही है? वो आ रही है थर्ड शेड्यूल से। ये याद रखिएगा, कहाँ से आ रही है? थर्ड शेड्यूल से। ठीक है, ठीक। अब किनका किनका लिया गया है ये एक बार देख लीजिएगा। यूनियन मिनिस्टर के कैंडिडेट के इनके देखिए नाम देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, इनको देख लीजिएगा। ये वन लाइनर में मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, इनको देख लीजिएगा। ठीक, अब चलते हैं फोर्थ शेड्यूल। किनका किनका है ये देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे है, अब इन दोनों में क्या होता क्या है, इसमें बताने जैसी कुछ चीजें नहीं है, ये आपको देख लेना है किसका किसका है। यहाँ पे कंफ्यूजन आपको हो सकती थी, ये ट्रैप था, इसलिए मैंने यहाँ आपको आगाह कर दिया है। याद रखिएगा, चेयरमैन नहीं, चेयरमैन के रूप में देते, वाइस प्रेसिडेंट। बाकी इनके नाम याद करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, बाकी यहाँ पे ऐसा सच कुछ है नहीं। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट का नहीं है। ठीक, जो लूप होल है मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे वो पूछ सकता है, आपको ट्रैप कर सकता है कि ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो यूनियन मिनिस्टर की देगा। यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट और गवर्नर का नहीं मिलेगा। ठीक, ये याद रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ओथ एंड अफर्मेशन प्रेसिडेंट और गवर्नर का यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक, इवन वाइस प्रेसिडेंट का भी नहीं। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन में, तो ये चीज याद रखिएगा बस। बाकी इनको याद कर लीजिएगा, जो लूप होल है मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब फोर्थ शेड्यूल देते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि राज्यसभा में कि कैसे स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। तो स्टेट का और यूटीज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उनको जो सीट अलोकेट की जाती है ना, कितने स्टेट को कितनी सीट अलोकेट की जाएगी, क्या रिप्रेजेंटेशन हो, वो किसमें बताया गया है? फोर्थ शेड्यूल में। याद रखिएगा कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन किसमें? फोर्थ शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल क्या बताता है हमें? ओथ एंड अफर्मेशन बताता है। किनके किनके बारे में? इन सब के बारे में, जो ये सारे लोग हैं। ठीक, और फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताता है? नेम स्टेट्स के, यूनियन टेरिटरीज, इनका। सेकंड शेड्यूल क्या बताता है? इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस, किसके किसके? इन सब लोगों के। ठीक, तो ये रिवाइज हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल का। बाकी ये देख लीजिएगा कि इनका रिप्रेजेंटेशन देता है। अब ये आर्टिकल 244। अब एक चीज याद रखिएगा, इस पे ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट्स व्हाई मैंने इसको एक्सटेंसिवली देखिए कवर किया है आपके लिए। ठीक है, ये एक्सटेंसिवली मैंने कवर किया है, और मैं आपको यहीं पे अभी ये खत्म करवा दूंगा। ठीक, ठीक है। दरअसल फिफ्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है? फिफ्थ शेड्यूल जो ट्राइबल एरिया है, मतलब शेड्यूल ट्राइब, जो फिफ्थ शेड्यूल होता है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स का इन एनी स्टेट एक्सेप्ट द असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अभी इन स्टेट में क्यों नहीं हो? कि इन स्टेट में ऑलरेडी शेड्यूल 6 लगता है, इन स्टेट में नहीं होगा। किसी भी एनी स्टेट कर सकते हैं। देखिए वो यहीं पे आपको ट्रैप देगा। फिफ्थ शेड्यूल में इन स्टेट का नाम दे देगा आपसे, कह देगा असम में फिफ्थ शेड्यूल लगता है, मेघालय में लगता है, त्रिपुरा में लगता है, मिजोरम में लगता है। इनमें से एक का नाम दे देगा और बाकी का नाम ऐसे ही दे देगा कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा दे देगा। तीन के ये नाम दे देगा और एक इनका नाम दे देगा, आपको ट्रैप बना देगा। तो ट्रैप आपको बचना है कि एग्जैक्ट याद करना है कौन सा कहाँ नाम है, ठीक, कहाँ पे कौन सा अप्लाई होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो प्रेजेंटली किन किन स्टेट में है? 10 स्टेट में है फिफ्थ शेड्यूल। कहाँ नहीं है? असम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, त्रिपुरा में नहीं है, मिजोरम में नहीं है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिक्स शेड्यूल है, जिसे अभी देखिए हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यहाँ पे इनके ये किस लिए है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट ऑफ असम, मेघालय
त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, अब कहाँ कहाँ है एक बार फिर देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। इनको आप एक काम कर लीजिएगा, मैपिंग कर लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। मतलब माइंड में एक मैप बनाते हुए, इन स्टेट की मैपिंग करते हुए आप याद करिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैं ऐसे ही याद करता था अपने समय में, तो अच्छे से याद हो जाता था। तो इनके नाम देख लीजिएगा, 10 स्टेट है, इनके नाम देख लीजिएगा। अब ये क्यों किया गया है भाई, फिफ्थ शेड्यूल अलग से इन स्टेट्स के लिए क्यों किया गया और इनमें क्या है ये भी जानने की जरूरत है। तो ये उन लोगों के लिए है जो अभी भी बहुत ही बैकवर्ड है, सोशली इकोनॉमिकली प्रोफाइल उनकी बहुत ही बेकार है। ठीक है, तो उस एरिया में क्या है, सेंटर की एक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एरिया के डेवलपमेंट को लेकर के। तो इसीलिए ये एरिया शेड्यूल्ड एरिया है, मतलब पिछड़े एरिया है। शेड्यूल का मतलब होता है पिछड़ा ना, पिछड़े एरिया है। ठीक, अनुसूचित एरिया है, ट्राइबल एरिया है। ठीक, ठीक है। तो इनमें क्या है, यहाँ पे सेंटर की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ के लोगों की सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल भी बहुत खराब है। तो इनके इम्प्रूवमेंट के लिए, इनके ठीक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेट शेड्यूल दिया है। ठीक है, ठीक है, उस शेड्यूल के अंतर्गत ही इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है और कंट्रोल होता है। ठीक है, तो होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने शुरुआत में प्रेसिडेंट को ये पावर दी थी और ये ऑब्लिगेशन दिया था प्रेसिडेंट पे कि वो अपॉइंट करेगा कमीशन, एक कमीशन को अपॉइंट करेगा जो रिपोर्ट करेगा 10 साल बाद, आफ्टर 10 years ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज की रिपोर्ट देखेगा कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को इन पिछड़े एरियो की, इन अनुसूचित एरियो की बहुत चिंता थी, बहुत ही सोशो इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी। तो 10 साल बाद, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट के बाद 10 साल बाद क्या स्थिति होती है उसके चेक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऑब्लिगेशन लगा दिया प्रेसिडेंट पे कि आपको एक कमिटी बनानी पड़ेगी, कमीशन बनाना पड़ेगा जो एक रिपोर्ट देगा कि क्या हाल रहा है 10 साल में। तो दैट्स व्हाई 10 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने, प्रेसिडेंट ने सॉरी, कमीशन बनाया जिसे यूएन देबर कमीशन कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, कमीशन को पूछता है यूपीएससी, कमीशन को बहुत पूछता है कि ये कमीशन किससे रिलेटेड है। तो यूएन देबर कमीशन 5th शेड्यूल से है, शेड्यूल ऑन ट्राइबल एरिया से है। इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक, साथ में यही पूछ सकता है कि दिलीप सिंह भुरिया कमेटी किससे रिलेटेड है। फिर अगेन 2002 में भी गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया था इनके रिपोर्ट के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है। तो इन दोनों कमिटी का कहाँ पे नाम है, किस रिलेशन में है, इसके रिलेशन पूछ सकता है वन लाइनर में, ये याद आप ही रखिएगा। ठीक है, बाकी कुछ प्रोविजंस हैं शेड्यूल एरिया में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो पहले प्रोविजंस ये है कि भाई शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कैसे होगा, कोई भी एरिया शेड्यूल कैसे होगा, तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे शेड्यूल एरिया को। ठीक है, दूसरा, प्रेसिडेंट चाहे तो उसके चेंजेस कर सकते हैं एरिया में और बाउंड्रीज में, कि एरिया और बाउंड्रीज में चाहे तो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन कंसल्टेशन विथ गवर्नर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर। अब यहाँ पे क्या है कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो एक्सटेंड करता है, कहाँ एक्सटेंड करता है, शेड्यूल एरिया में। मतलब कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट और सेंटर की है उसका क्या हाल है इन एरिया में। भाई स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर चाहती है, यहाँ पर एक्सटेंड करती है, लेकिन गवर्नर की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब वो हर समय रिपोर्ट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन की कि वहां एडमिशन कैसे चल रहा है, किसको, प्रेसिडेंट को। वो क्या करेगा आपसे, इस रेफरेंस में सीएससी में बहुत करता है कि गवर्नर रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, यहाँ पे कर देगा होम मिनिस्ट्री को। वो ऐसे ही खेलेगा आपसे, तो याद रखिएगा किसको सबमिट कर रहा है रिपोर्ट, प्रेसिडेंट को। ठीक, ये याद रखिएगा। और कौन रिपोर्ट भेज रहा है, गवर्नर। कई बार क्या करेगा, यहाँ सीएम कह देंगे कि सीएम रिपोर्ट दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, तो नाम ही चेंज करेंगे वो लोग और कुछ नहीं चेंज करेंगे। या फिर ये पूछ लेंगे कि ये चीज किसके अंतर्गत होती है, तो ये 6th शेड्यूल में होती है, ये प्रोसेस किसके अंतर्गत होता है। बाकी ये भी पूछ सकता है कि ट्रैवल एडवाइजरी किस शेड्यूल के अंतर्गत स्टैब्लिश की जाती है, भाई 6th शेड्यूल में की जाती है। क्या करती है, इसका मकसद क्या है, भाई ये एडवाइस करती है गवर्नर को अबाउट वेलफेयर मेजर्स। और इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो 20 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 3-4 कहाँ से आते हैं, ये स्टेट के ही SC/ST कैटेगरी के ही होते हैं। ठीक, मतलब ऑलमोस्ट अगर 20 हैं तो जो इसके 50 मेंबर्स होंगे, 15 मेंबर्स होंगे, वो कहाँ से होंगे, वो होंगे SC/ST कैटेगरी के। ठीक, कोई भी लॉ होगा वो एप्लीकेबल है कि नहीं है तो वो गवर्नर डिसाइड करेगा। गवर्नर चाहे तो यहाँ की पीस एंड गुड गवर्नेंस के लिए ये लॉ बना सकता है। तो गवर्नर के पास 6th शेड्यूल में बहुत पावर है, याद रखिएगा। आपसे इसी चीज में क्वेश्चन पूछा सकता है घुमा करके कुछ भी, तो याद रखिएगा जो भी मैंने बताया। अब चलते हैं 6th शेड्यूल पे। 6th शेड्यूल क्या करता है, जैसे 5th शेड्यूल है शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के लिए है, उसी तरह ये भी ट्राइबल एरिया के है, लेकिन ये ट्राइबल वो ट्राइबल नहीं है कि जो बहुत पिछड़े हैं। ये ट्राइबल वो ट्राइबल हैं
जिनका कल्चर बहुत ही ज्यादा यूनिक है और अभी तक ये एसिमिलेट नहीं हुए हैं। देखिए दोनों में ट्राइबल लिखा है तो ट्राइबल में कंफ्यूज मत होइएगा, ये बैकवर्ड के पर्पज में है, ठीक, 6 शेड्यूल, और ये कल्चरल के पर्पज में है। देखिए प्रमोट द कल्चर, कस्टम एंड सिविलाइजेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज, जनरली इसमें नॉर्थ ईस्टर्न के एरिया आ जाते हैं, ठीक, बाकी याद रखिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही है। बाकी प्रोविजन क्या है, ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाता है, तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, क्वेश्चन में कहता है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्टैब्लिश होती है किसमें, 5th शेड्यूल में, और उल्टा पकड़ के ये भी कह देगा कि जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, जो ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, ये कह देगा 6th शेड्यूल में। तो वो आपको घुमा करके कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, आपको बस ध्यान रखना है, आपने आंखें एकदम ध्यान रखनी है, मेरे पढ़ाए हुए को याद रखना है। ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल भी स्टैब्लिश करेगा, और इन्हें कौन करेगा स्टैब्लिश, गवर्नर करेगा। कौन करेगा, गवर्नर करेगा। बाकी गवर्नर चाहे तो इनकी बाउंड्रीज में भी चेंजेस कर सकता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा 6th शेड्यूल में, कि ये कल्चर के लिए है, पिछड़े एरिया के लिए नहीं है, कहाँ पर है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में है, ठीक। बाकी इसका पर्पस क्या है, कल्चर के लिए, ठीक। प्रोविजन क्या है, गवर्नर जो होगा वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाएगा और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल बनाएगा। 2 काउंसिल बनेंगी अलग अलग रीजन पे, एक रीजनल काउंसिल और एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक। अब इन काउंसिल्स के पास जुडिशियल पावर भी होगा, एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब ये चाहे तो रोड बनवा सकते हैं, स्कूल बनवा सकते हैं, हॉस्पिटल्स बनवा सकते हैं, ट्रूली बनवा सकते हैं ये लोग, ठीक। जुडिशरी पावर मतलब ये कुछ जुडिशियल काउंसिल को एस्टैब्लिश करेंगे और वो लोग अपना निर्णय देंगे, जैसे हाई कोर्ट्स देते हैं, जैसे लोअर कोर्ट्स देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और ये सारे, वैसे ही इनके पास भी सेम पावर्स हैं। वो गवर्नर इनकी पावर को डिफाइन करता है, ठीक है, डीप इतना आएगा नहीं आपके में। लेजिस्लेटिव पावर, ये लॉ बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, जैसे मार्केट के लिए लॉ बना सकते हैं, लोकल मार्केट कैसे फंक्शन कर रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जो मनी लेंडिंग के लिए बना सकते हैं, तो अलग अलग तरीके के लिए लॉ बना सकते हैं। अब आते हैं बाकी किन किन एरिया में है, जैसे मैंने बताया ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें भी कहाँ कहाँ है, ये चीज को याद रखिएगा, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये इन्फोग्राफी के थ्रू मैंने बता दिया। मेघालय में खासी, जो खासी हिल्स है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जैंतिया, और ये गारो में है मेघालय में, ठीक, ये पहाड़ी रीजन जहाँ है वहीं पे ही है ये। मिजोरम में कहाँ है, चिकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, लय ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। असम में जैसे पता ही है आपको, दामा हासो है, कार्बी आंगलोंग है और बोडोलैंड है। तो ये एरिया क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चलता है। त्रिपुरा में भी सेम ऐसे पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। अब 7 शेड्यूल की बात करते हैं। 7 शेड्यूल में क्या है, 7 शेड्यूल क्या करता है, 7 शेड्यूल हमारा जो है स्पेसिफाई करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है। मैंने बताया था ना 7 शेड्यूल में क्या था कि यूनियन लिस्ट, जब मैं अभी पहले पढ़ा रहा था, और कंकरेंट लिस्ट डिस्कस किया था ना इसके बारे में, उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यूनियन लिस्ट, ठीक, ये स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करता है पावर को 3 लिस्ट में, ठीक। इसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 61 है, इसमें 52 है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कंकरेंट में हाँ ये याद रखिएगा ज्वाइंट जुरिसडिक्शन होता है, मतलब इसमें सेंटर भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है। और कैसे कैसे चेंजेस होते हैं वो मैं आपको जब इमरजेंसी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। याद रखिएगा, बस एक अभी मान याद रखिएगा कि अगर सेंटर ने इसके किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया और स्टेट ने अगर उस पर लॉ बनाया दोबारा, तो सेंटर का लॉ ही माना जाएगा, स्टेट का लॉ नहीं माना जाएगा। अभी वन लाइनर में इतना याद रखिएगा, मतलब सेंटर का लॉ प्रिवेल कर जाएगा स्टेट के लॉ के ऊपर, ठीक। बाकी ये देखिए हमने कुछ सब्जेक्ट्स डाल दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो वन लाइनर पूछे जा सकते हैं। देखिए जैसे आपसे यहाँ पूछा भी गया है क्वेश्चन में कि भाई 7 शेड्यूल में ये देखिए आपसे यहाँ कहाँ गया क्वेश्चन, ये कि क्रिमिनल लॉ है ये कहाँ से हैं, वो सिविल ये कहाँ से हैं, तो ये कंकरेंट के हैं, ये याद रखिएगा, ये कंकरेंट के सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये कंकरेंट के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसमें शायद अगर ना हो तो याद रखिएगा वो कंकरेंट के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक, ये याद रखिएगा, इनको याद देख लीजिएगा, ठीक है। रेसिडरी पावर है, अभी मैंने बताया है, ये किसके पास होती है, ये सेंटर के पास होती है, ठीक, याद रखिएगा। अब 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की है, ठीक, ऑफिशियल लैंग्वेज है, याद रखिएगा। ओरिजिनली लैंग्वेज 14 ही थी, ठीक, 14 ही लैंग्वेज थी, ये बाद में आज जो है 22 हैं, मतलब 8 लैंग्वेज बाद में ऐड की गई हैं। कैसे की गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक। तो ओरिजिनली जो 14 थी वो ये हैं, ठीक, इनके नाम ही देख लीजिएगा, ठीक। अब जो बाद में ऐड की गई है वो कौन कौन सी की गई है, किन किन अमेंडमेंट से की गई है, उनको ये देख लीजिएगा।
21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, सिंधी एक्ट की कब, ये आपसे पर्टिकुलरली ये ईयर पूछ लेगा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पूछ लेगा, आपको लैंग्वेज दे देगा, तो कहेगा ये कौन सा अमेंडमेंट में एक्ट हुई है। जैसे ये देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इनमें से कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई है, विच अमंग द फॉलोइंग द लेटेस्ट लैंग्वेज टू इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, 71st शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का, इसमें नेपाली और मणिपुरी और ये याद किया गया है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बोडो और डोगरी मैथिली ऐड किया गया है। और ये 96th ये याद रखिएगा जो लेटेस्ट है, मतलब इसमें कुछ ऐड नहीं किया गया, बस जो उड़िया थी उसे उड़िया कर दिया गया, नाम चेंज किया गया। बाकी कल हमने 9 शेड्यूल पे डिस्कस किया ही था एक्सटेंसिवली। भाई अगर सेंटर को किसी लॉ में, सेंटर या किसी स्टेट लॉ को अगर बचाना है इस सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से, ठीक, वो लॉ अगर कुछ चीजों को, कुछ डीपीएसपी को प्रोटेक्ट करता है, उसको इन्फोर्स करता है, तो वो उसको क्या करेंगे, उस लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए 9 शेड्यूल में उसको डाल देंगे। 9 शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है। कल मैंने वीडियो में इस पे एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है, जाकर के देख लीजिए इसे। 10 शेड्यूल इस पे भी एक्सटेंसिवली डिस्कस किया है, इसको भी देख लीजिएगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो खोल के देख लीजिएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या है, कैसे है, पूरा मैंने बताया है और कब ये ऐड किया गया है, बस ये याद रखिएगा कि एंटी डिफेक्शन का है, ये 10 शेड्यूल में है। ठीक, इन पे जब पंचायत पढ़ाएंगे तब इन पे और करेंगे। बाकी अब प्रियम्बल की बात आ रही है कि प्रियम्बल का कैसे क्या है। अब प्रियम्बल को देख लेते हैं। जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल पे आते हैं। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पढ़ते हैं। ये देखिए आपको प्रियम्बल दे दिया गया है। देखिए प्रियम्बल में ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ आता भी नहीं है। फोमो ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक, याद रखिएगा, जो जो ज्यादा याद रखने की बात है वो याद रखिएगा कि ओरिजिनली जो हमारा प्रियम्बल था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे था। क्या है ये कल की वीडियो में बता चुका हूँ, देख लीजिए जाकर के, इसे जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, बाकी ये रेजोल्यूशन ये कोर प्रिंसिपल बताता है। प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर प्रिंसिपल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, इसकी नेचर क्या है, मतलब कि उसके कौन कौन से आइडल के बेसिस पे हैं। और जैसा प्रियम्बल बता रहा है वही आइडल कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। कैसे आइडल, जस्टिस, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन सबके सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करता है। क्या करता है, लिबर्टी। अब मुझे कमेंट में बताइए कि ये जस्टिस कहाँ से लिया गया है टर्म, ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया, अभी मैंने पढ़ाया है ना, बताइए। लिबर्टी क्या ले रहा है, थॉट्स एक्सप्रेशन, मतलब कि हम लोगों की लिबर्टी को भी सिक्योर करेंगे। कौन सी लिबर्टी, थॉट्स की, लोग अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो अपने जो उनको भगवान को मानते हैं उसको, जो फेथ वर्शिप है उसे, उसकी स्वतंत्रता है उन्हें। तो ये सब चीजें तो सिर्फ सिक्योर हो रही है। जब ये फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी चीजें सिक्योर हो रही है। फ्रेटर्निटी भी सिक्योर हो रही है, मतलब बंधुता भी सिक्योर हो रही है, जिससे डिग्निटी लोगों की सिक्योर हो रही है। तो ये सब सारी चीजें हो रही हैं। ठीक, इक्वालिटी, समानता, अभी फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे देखेंगे नहीं, सबको एक इक्वल है। तो यही सब चीजें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखती है ना, तो ये सब चीजें प्रियम्बल में एक लाइन में बता दी गई हैं। तो प्रियम्बल नथिंग इज द रेजोल्यूशन ले डाउन द ग्राउंड वर्क फॉर द कोर प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। अब एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने डिस्कस किया है कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के थ्रू ऐड हुआ है वो सोशलिस्ट टर्म ऐड हुआ है, सेक्युलर ऐड हुआ है, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड ऐड हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ये इंटीग्रिटी कहाँ गया, ये इंटीग्रिटी ये ऐड हुआ है, बस इतना याद रखिएगा। बाकी डेट याद रखिएगा कि इसमें डेट ये है, ठीक, याद रखिएगा। और एक चीज ये भी याद रखिएगा, इसमें याद रखने लायक है कि प्रियम्बल वाज इनैक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनैक्टेड, मतलब पहले सारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया, उसके बाद प्रियम्बल इनैक्ट हुआ है। ये क्वेश्चन आपको हिलाने के लिए पूछ सकता है कि दोनों एक साथ हुए हैं। वो कहेगा कि पहले प्रियम्बल हो किया गया फिर कॉन्स्टिट्यूशन किया गया, क्योंकि आप कंफ्यूज, आपको अगर इतना याद रहेगा ना कि वो कोर वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन का और उसी का गाइडिंग प्रिंसिपल है, तो आप समझेंगे कि पहले तो उसी को किया गया होगा। नहीं बेटा, पहले इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को किया गया फिर प्रियम्बल को किया गया। बाकी प्रियम्बल क्या क्या बताता है, सोर्स ऑफ द पावर, सोर्स ऑफ द पावर कहां से पता चल रही है हमें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पीपल ऑफ द इंडिया क्या है, सोर्स हैं। ठीक, हैविंग सोलमन रिजॉल्व। और क्या बता रहे हैं, आइडल्स, ये सारे आइडल्स क्यों हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी। ठीक है, और डेट ऑफ अडॉप्शन, ये रहा डेट ऑफ अडॉप्शन, कब अडॉप्ट किया गया, 26 नवंबर 1949। तो ये सब चीजें रहा। बाकी देखिए आप अपनी नॉलेज को जितना स्टैटिक पढ़ा है आप टेस्ट कीजिए।
और ये भी याद रखिए, केवल इतने ही पीवाईक्यूज ही केवल आपको हम नहीं कराएंगे, हम आपको मॉक टेस्ट देंगे और अलग टॉपिक्स पे, इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन देंगे। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, वहां आपको सब कुछ मिलेगा एक समय आने के बाद। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। हमसे जुड़ने के लिए उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा रहा है। जैसा भी सेशन लगा है आप कमेंट करके हमें बताइए, इससे और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट है तो वही बताइए, इससे हमें स्कोप मिलेगा और अच्छा करने के लिए। और आपसे अभी दोबारा निवेदन है, जो लास्ट तक जुड़े हैं लोग, कि सब्सक्राइब कीजिए। इतनी अच्छी चीज हम दे रहे हैं आपको और ये हमें बहुत इंकरेजमेंट देगा। लाइक कीजिए और उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है, फ्री चीज की, कि हम पेड कोर्स की जैसी चीजें पढ़ा रहे हैं, सेम नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।